दोस्तों, जैसा कि इसके पहले आपका 1 से 60 तक क्वेश्चन हो चुका है लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से। आज का है 61वां नंबर क्वेश्चन। ये आपका ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है जो कि लगभग पूरा ऑब्जेक्टिव क्लास कंप्लीट होने 12-13 क्लास होंगे, 10-10 मिनट क्लास है रिवीजन के लिए, जो कि सही है। तो सीट लगाइए और बताइए किसका कितना नंबर आ रहा है। तो 61 नंबर क्वेश्चन है कि तेल द्वीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? दाब अंतर के कारण, केशिका क्रिया, तेल की निम्न श्यानता या फिर गुरुत्वीय बल। किसके कारण? तो इसका जवाब है केशिका क्रिया। कौन सी क्रिया? केशिका क्रिया। नेक्स्ट है, श्यानता की इकाई क्या है? पॉइज, पास्कल, पाउली और इनमें से कोई नहीं। तो श्यानता की इकाई क्या है? पॉइज। श्यानता की पॉइज। 63 है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? यानी कि जो उत्प्लावन का सिद्धांत किन्होंने दिया था? न्यूटन दिए थे, लुई पास्चर, क्या आर्किमिडीज दिए थे, या फिर इनमें से सभी मिल के दिए थे? बतलाइए। तो इनका सही जवाब है आर्किमिडीज। उत्प्लावकता का सिद्धांत आर्किमिडीज। 64 है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज कहाँ से थे? ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका या ग्रीस? तो कहाँ से थे आर्किमिडीज? ग्रीस से, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनान बोलते हैं। 65 है, ध्वनि तरंगे की प्रवृत्ति कैसी होती है? यानी कि जो ध्वनि का साउंड होता है वो किस तरह का होता है? अनुप्रस्थ होता है, अनुदैर्घ्य होता है, अप्रगामी होता है, या फिर विद्युत चुंबकीय होता है? ध्वनि तरंग जो हम लोग बोल रहे हैं, जिस भाषा में बोलते हैं, या फिर कुछ भी, ये आपका होता है अनुदैर्घ्य। ध्वनि कैसा है? अनुदैर्घ्य। 66 नंबर क्वेश्चन है, अपने उड़ान पथ के अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करते हैं? यानी कि चमगादड़ उड़ता है किस ध्वनि के कारण, बिना टकराए किसी भी चीज से? तब रक्त से, प्रस्रव्य से, रेडियो तरंग से, या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग से? तो वो उड़ते हैं प्रस्रव्य तरंगों के जरिए। प्रस्रव्य तरंग क्या होता है? जिससे चमगादड़ जो उड़ता है वो एक रेडियो फ्रिक्वेंसी को आगे आगे छोड़ता है और किसी वस्तु से टकराने के बाद यही फ्रिक्वेंसी लौट जाता है, जिससे यह मालूम चलता है चमगादड़ को कि कितना आगे, मतलब कि कितने दूरी पर दीवार है, जो भी है वो पता कर लेता है। 67 है, प्रस्रव्य ध्वनि वे ध्वनि है जिसकी आवृत्ति, यानी प्रस्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति कितना होती है? 20 किलोहर्ट्ज से अधिक, 10 किलोहर्ट्ज से अधिक, या फिर 1 केजी हर्ट्ज से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं? कितना? तो 20,000 हर्ट्ज से जिसका अधिक हो गया वो परश्रव्य, 20 और 20,000 हर्ट्ज के बीच में जिसका रह गया वो श्रव्य, जिसको हम लोग मनुष्य लोग सुनते हैं, और 20 हर्ट्ज से कम रहता वो अवश्रव्य। 68 है, ध्वनि तरंगे कैसी होती है? लंबवत होती है, तिर्यक होती है, आंशिक लंबवत या आंशिक तिर्यक, या फिर कभी कभी लंबवत कभी कभी तिर्यक होती है? तो ध्वनि तरंगे कैसे होती है? लंबवत होती है। 69 है कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या है? यानी कि हम लोग जो सुनते हैं उसकी आवृत्ति क्या है? 20 से 20,000 हर्ट्ज, 0.5 हर्ट्ज से 5 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज, या फिर 20,000 हर्ट्ज से 40,000 हर्ट्ज? तो श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। 70 नंबर क्वेश्चन, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी कितना? दुगुना हो जाएगा, उस 300 वही सेम रहेगा, या फिर 166 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी, या फिर 100 मीटर हो जाएगी? बताइए। तो इसका सही जवाब है 332 ही रहेगा, क्योंकि ध्वनि की चाल पे जो भी स्पीड रहे, अगर उस पर हम दाब बढ़ा के कुछ भी कर ले, दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 332। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर, ध्वनि की चाल मैक्सिमम होती है किसमें? वायु में, निर्वात में, जल में, इस्पात में? तो इसका सही जवाब है इस्पात में। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? इस्पात में। 72 है, ध्वनि में सॉरी वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड, 220, 232 या फिर 110? तो ध्वनि में वायु का वेग कितना होता है? ध्वनि में वायु वेग का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। 73 है, 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? ठीक से मतलब 100 डेसिबल का जो ध्वनि है, 100 डेसिबल का, उस किस में संगत होगा? 100 डेसिबल हम आराम से सुन सकते हैं, या फिर हम लोग बातचीत करते हैं, या फिर गली में जो हल्ला गुल्ला होता है उसका है,
या फिर किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। यह आपका आईएएस में पूछा गया सवाल है, बतलाइए। तो 100 डेसिबल का मतलब क्या होता है? शोरगुल। 85 के बाद ही क्या हो जाता है? शोरगुल। तो किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल का आवाज कितना होता है? 100 डेसिबल। 74 नंबर क्वेश्चन है, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उससे उत्पन्न ध्वनि का भेद किसके कारण से किया जा सकता है? यानी हम लोग उसको किस तरह से पहचानेंगे कि भाई सितार है कि बांसुरी है? तारत्व, प्रबलता या गुणता, केरल तारत्व और प्रबलता, ध्वनि प्रबलता या फिर ध्वनि गुणता, किसके कारण? तो इसका सही जवाब है केवल ध्वनि गुणता के कारण हम लोग पहचान सकते हैं कि भाई ये सितार का है और ये बांसुरी का है। 75 नंबर क्वेश्चन है, एक जेट वायु 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? बतलाइए कितना होगा? 664 मीटर प्रति सेकंड। चूंकि 1 मैक में इतना, तो 2 मैक में 664 मीटर, यानी 1 मैक में ध्वनि की चाल होती है। नेक्स्ट है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। यानी डेसिबल का प्रयोग किया जाता है किसमें? प्रकाश की गति मापने में, ऊष्मा की तीव्रता मापने में, ध्वनि की तीव्रता या फिर रेडियो तरंग की आवृत्ति मापने में। डेसिबल तो ये होता है ध्वनि की तीव्रता मापने में। 77 है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन या इनमें से कोई नहीं? तो किसके कारण? परावर्तन के कारण। यानी कोई भी किसी चीज से रिफ्लेक्ट होता है जैसे लाइट, वही सेम साउंड। 78 है, सोनार का यूज किया जाता है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टर द्वारा, इंजीनियर द्वारा या फिर नौचालकों द्वारा? तो सोनार का यूज किया जाता है नौ संचालकों द्वारा, यानी कि जल में जो होता है नेवी उवी, उसके द्वारा सोनार का यूज किया जाता है गहराई नापने के लिए या फिर किसी स्रोत का पता लगाने के लिए। 29 है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? रमन प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, क्रॉप्टन प्रभाव या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव? क्या कहते हैं इसको? डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव को आपको जीता जागता उदाहरण रेलगाड़ी का जो हॉर्न होता है उससे पता चल जाएगा। 80 है, कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीव्रता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? तो ऐसा होता है आपका किसके कारण? डॉपलर प्रभाव के कारण, जैसा कि भी पहले बतलाएं। 81 है, केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान कितना है? यानी केल्विन पे मानव का टेम्परेचर कितना होता है? 280, 290, 300 या फिर 310? तो कितना? 310 केल्विन होता है। 82 है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? -40 डिग्री, 212 डिग्री, 40 डिग्री या फिर 100 डिग्री? यानी कि जिसका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाना दोनों सेम होगा, वो होता है -40 डिग्री। इसको आप निकालने के लिए निकाल सकते हैं, हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? -40 डिग्री। 83 है, न्यूनतम संभवतः ताप कितना है? यानी मिनिमम कितना टेम्परेचर जा सकता है? 1 डिग्री सेल्सियस, -300, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर -273 डिग्री सेल्सियस? तो मिनिमम कितना जा सकता है? -273 डिग्री सेल्सियस मिनिमम होगा, उसके नीचे का टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। 84 है, किसी मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है फ़ारेनहाइट में? 66, 68, 98 या फिर 98? एक सेल्सियस में, एक फ़ारेनहाइट में, तो कितना होता है? ये आपका होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में 310 केल्विन। 85 है, एक स्वस्थ मनुष्य का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 98.4 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.4 केल्विन? यह उत्तर प्रदेश पीसीएस का क्वेश्चन है। तो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। 86 है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ज्यादा ठंडा लगता है, काहे? तो लोहे का गुटका का ताप लकड़ी के गुटका से कम होता है, लकड़ी के गुटका से लोहा उष्मा का अच्छा चालक है, लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का खराब चालक है, या फिर लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है? तो क्या लोहे का गुटके का ताप लकड़ी के गुटके के ताप से
कम होता है। 87 है, आणविक संचलन के द्वारा उष्मा का संचलन क्या कहलाता है? आणविक संचलन के द्वारा उष्मा का संचरण क्या कहलाता है? चालन, संवहन, विकिरण, प्रकीर्णन, क्या कहलाता है? संवहन। 88 है, निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा उष्मा का अच्छा चालक है? पारा, पानी, ईथर, बेंजीन। यानी कि उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो वो है आपका पारा। उष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा, इसीलिए हम लोग पारा का यूज थर्मामीटर में करते हैं। 89 है, समान मोटाई के कपड़ों की दो परत उससे दुगना मोटाई कपड़े की एक परत अधिक उष्मा आवरण प्रदान करती है, क्योंकि इस क्वेश्चन का मतलब है कि जब हम ठंड के दिनों में एक चादर ओढ़ते हैं मोटा सा, ठीक, और एक चादर हम लोग ओढ़ते हैं डबल चादर मिला के, दो चादर उससे पतला पतला। तो जो बोल रहा है क्या है कि जो एक मोटा वाला चादर है उससे ज्यादा उष्मा आपको कौन दे देता है? डबल चादर वाला। इसका किस रीजन से होता है ऐसा? तो ऐसा आपका होता है दोनों परतों के बीच संपुष्टित वायु के कारण, क्योंकि दो परतों की प्रभावी मोटाई अधिक होती है। कपड़े का संविनाश ये भूमिका निभाता है, या फिर कपड़े की बुनियादी यह भूमिका निभाती है? बताइए। तो दोनों परतों के बीच जो वायु होता है वो क्या होता है? कुचालक का काम करती है। और आज का अंतिम सवाल, ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्या है कि भद्र दिखते हैं, उसे दूर से भी देखा जा सकता है, सफेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं, और यह एक परंपरा है। बताइए। तो सफेद वस्त्र ताप को कम अवशोषित करता है, यानी कि जो व्हाइट कपड़ा होता है या फिर व्हाइट कलर कुछ भी चीज, वो टेम्परेचर क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ये रहा आज के आप 90 क्वेश्चन। आज इतना ही, थैंक यू।